यस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अनूप उपाध्याय। आज हम सभी लोग एक और नए एक्ट को डील करने वाले हैं। यस, तो आप सभी के बिहार के एग्जाम के लिए और यूपी के एग्जाम्स तो आ ही रहे, मेंस के भी क्लासेस लेके आने वाला हूं 2 दिन बाद। तो बिहार को टारगेट करते हुए हिंदू लॉ को भी लेके आया हूं, लेकिन क्लासेस ऑल इंडिया जुडिशरी के लिए है। तो ये क्लासेस लेने के बाद आपको प्री प्लस मेंस दोनों में ही सहायता मिलने वाली है दोस्तों। तो आप सभी का एक बार आशीर्वाद की जरूरत है मुझे आज, क्योंकि आप लोग एकदम फेथ बनाए रखिए। हर एग्जाम में आऊंगा मैं, आपको कुछ ना कुछ प्लस देके जाऊंगा, माइनस तो कभी मैंने किसी का किया ही नहीं है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ओके, लेकिन सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से सभी को जय हिंद एंड जय भारत। लेट्स स्टार्ट। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट जो आपका 1955 है साथियों, यह एक ऐसा एक्ट है, अगर इसको मैं साल भर पढ़ाऊं तो यह खत्म नहीं होगा। मात्र 30 सेक्शंस है, लेकिन इसका स्कोप बहुत वाइड है। इसके इतने लैंडमार्क जजमेंट्स है, इतने केसेस है, आप करते रहिए। इतने एक्सेप्शनल केसेस हैं, आप सोचते रह जाएंगे। लेकिन हमें तो क्या करना है, एग्जाम ओरिएंटेड टारगेट करना है कि ये हमारा टारगेट है, ये हमें यहां पर मार्क्स लेने हैं। तो उसी हिसाब से आज की क्लास है। तो देखो, सबसे पहले जब भी मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो आप सभी को रेंज बताता हूं। देखिए, हाँ, थैंक यू विश्वकर्मा जी। देखिए, तो अब देखिए रेंज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो रेंज में सबसे पहले जो यहां है चैप्टर नंबर 1, लेकिन रेंज के पहले भी दोस्तों थोड़ा और बड़ा रेंज देखते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 हिंदी में कहते हैं, ठीक है, 1955। अब देखिए आगे की बात, इसके टोटल चैप्टर्स की बात करें दोस्तों, तो टोटल चैप्टर्स को क्या बोलते हैं? टोटल चैप्टर्स को बोलते हैं कुल अध्याय। अगर कुल अध्याय की बात करें तो इसमें कुल कितने अध्याय हैं? कुल अध्याय हैं 6। कितने हैं? 6। और अगर बात करें कुल धाराओं की, तो कुल धाराएं कितनी है दोस्तों? इसमें जो धाराएं हैं दोस्तों वो है 30। क्या कह रहा हूं? कुल धाराएं कितनी है दोस्तों? 30। याद रख लो ना भाई, हमेशा ऐसे पढ़ो। पहले बेयर एक्ट खोलो और देखो ऊपरा ऊपरी क्या है। तो कुल चैप्टर्स की संख्या और कुल धाराओं की संख्या। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। सभी को राम राम। ओके कुमारी नीतू, ठीक है। हाँ, पूरी हिंदू विधि आरपी सिंह पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न जो एग्जाम में बन सकता है वह क्या बन सकता है दोस्तों? वह यह बन सकता है कि एक्ट नंबर क्या है इसका, जिसको बोलते हैं अधिनियम संख्यांक। क्या बोल सकते हैं? अधिनियम संख्यांक क्या है हिंदू मैरिज एक्ट का? ओके, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 25। 1955, ध्यान से याद रखिएगा। 1955 है, इसी के साल में 25वें नंबर का मतलब इसका क्या हुआ कि 1955 में 24 कानून बन गए थे, 25वें नंबर का यह कानून है, ठीक है। क्या है? आपका अधिनियम संख्यांक 25, मतलब 1 से लेके 24 कानून बन गए, 25वें नंबर पर यह कानून बना। फिर अगला जो सवाल आएगा दोस्तों, इसमें से यह आता है कि इस एक्ट को, जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, इस एक्ट को कमेंस कब किया गया? तो देखिए, पहला है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड। देखिए पहला सेक्शन। अब कमेंसमेंट की डेट की बात हम करेंगे अभी, लेकिन पहले हम स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है साथियों? पहला देखिए चैप्टर नंबर 1, टोटल 6 चैप्टर और 30 धाराएं हैं। चैप्टर नंबर 1 कहता है प्रिलिमिनरी, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रारंभिक। उसके बाद दोस्तों आता है, अच्छा, रेंज मतलब सेक्शंस की रेंज, 1 से लेकर 4 तक की सेक्शंस चैप्टर 1 में आते हैं प्रिलिमिनरी में। वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं डालूंगा इसको, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डालूंगा, और इसको इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब 1 से लगाकर 15 सेक्शन से फिक्स है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लिख के ले लो। तो चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक है। चैप्टर नंबर 2 में आपका शादी करवाएंगे हम, हिंदू मैरिजेस, कैसे हिंदू विवाह होता है, ठीक,
5 से लेकर 8 तक। हालांकि कई लोग इसका एक्सपीरियंस तो ले चुके होंगे, लेकिन किताबी भाषा में हम इसको जरूर पढ़ेंगे। तीसरा जो चैप्टर है दोस्तों, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, मतलब जो पति पत्नी के बीच में वैवाहिक संबंध होते हैं, उन संबंधों को कैसे संवार कर रखा जाए। कोर्ट भी आपको ऐसी जानकारी देगा कि कानून भी चाहता है कि पति पत्नी आपस में झगड़ा नहीं करें। एंड जुडिशियल सेपरेशन, हाँ, तलाक देने से पहले, डिवोर्स देने से पहले आपसे कोर्ट ये चाहेगा, एक काम करो, दोनों तलवार लेके खड़े हो तलाक लेने के लिए, लेकिन आप लोग एक काम करिए, एक बार तुम थोड़ा अलग रह जाओ, तुम थोड़ा अलग रह जाओ, तो दूरियां बढ़ेंगी तो प्यार बढ़ेगा, ऐसा लेजिस्लेचर का मानना है। इसलिए वो कॉन्सेप्ट लाया जुडिशियल सेपरेशन का। तो दोनों को कुछ टाइम पीरियड के लिए सेपरेट किया जाता है तलाक लेने से पहले, कि डायरेक्ट डिवोर्स नहीं देंगे। ओके, आगे चैप्टर नंबर 4। अच्छा, इसमें 5 से 8 है और इसमें 9 से 10 सेक्शंस आएंगे। आफ्टर दैट न्यूलिटी ऑफ मैरिजेस एंड डिवोर्स। कब कब, अब जैसे मैरिज तो कर लिया आपने, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिल गए, लेकिन कभी कभी आपकी शादी वॉइड हो जाएगी, मतलब जीरो, शादी कर ली बट शादी एक्चुअल में हुई नहीं। जैसे अगर आप क्या करते हैं, चलो इसके बारे में बात करेंगे, न्यूलिटी ऑफ मैरिज एंड डिवोर्स जब आएगा तब, बट इसमें इतना ही याद रखना है, कब कब आपके जो ये 5 नंबर सेक्शन के अंदर शादी करी, अब उसको एक्चुअल में शादी माना ही नहीं जाएगा, वो हम बात करेंगे 4 के अंदर। और हां, अगर आपने शादी कर ली बट वहां पर व्यवधान हो गया, आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ गई, तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा सेक्शन 13 में। तो 11 से लेकर 18 तक के प्रोविजंस यहां आते हैं। फिर क्या ज्यूरिसडिक्शन है, किस कोर्ट में मामला जाएगा, प्रोसीजर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएंगी, ये 19 से लेकर 28A तक को डील करेगा। फिर उसके बाद सेविंग एंड रिपील्स, व्यावृत्तियां और निरसन के लिए हम 2 धाराओं को पढ़ते हैं। ठीक है, 2 धाराएं कौन सी, 29 और 30। तो 1 से लेकर 30 तक के पूरे स्ट्रक्चर को हमने देखा है। अगर ये आपको नहीं समझ में आए स्ट्रक्चर, टेंशन मत लीजिए, 2 स्ट्रक्चर याद कर लो। पहले हम प्रिलिमिनरी पढ़ेंगे, फिर हम शादी कराएंगे। 1 से 4 में प्रिलिमिनरी है, 5 से 8 में शादी है। चलिए तो आगे की तरफ मूव करते हैं। 6 चैप्टर 30 धाराएं, एक्ट नंबर 25। अब हमारा स्टार्टिंग हो रहा है प्रिलिमिनरी पोर्शन का, मतलब 1 से लेकर 4 सेक्शंस तक को कवर किया जा रहा है, राइट। हाँ, नहीं, क्लास का पहला सेक्शन करा रहा हूं प्रगति जी, बाद वाली क्लास रिपीट देख लीजिएगा। आइए तो देखो, सेक्शन नंबर 1 की बात करते हैं साथियों। सेक्शन नंबर 1 क्या कहता है, धारा 1 क्या कहती है। आप जब नॉर्मली बेयर एक्ट्स को उठाते हैं तो वहां पर लिखा रहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, लेकिन आपको यहां पर कमेंसमेंट नहीं मिलेगा। क्या कह रहा हूं, यहां पर आपको कमेंसमेंट नहीं मिलेगा। तो जनरल क्लॉज एक्ट जो हमारा एक है, पढ़िएगा कभी टाइम मिले तो जनरल क्लॉज एक्ट ये कहता है जब कहीं कमेंसमेंट वर्ड नहीं लिखा हो तो जो उसका डेट ऑफ असेंट होता है उसी को ही डेट ऑफ कमेंसमेंट हम मान लेते हैं। देखो राखी परिहार जी, मैं बेयर एक्ट और आपको मिक्स करके बुक प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ये नोट्स लेके आया हूं, आप ये पढ़ के जाइए, आपको कहीं देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात को। कमेंट्स बाद में करिएगा, अभी इससे रिलेटेड कमेंट करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। जो भी आपकी क्वेरीज हो, मतलब अदर क्वेरीज, वो आप लास्ट में पूछेंगे ना तो मेरा फ्लो नहीं टूटेगा दोस्तों। आई होप आप मेरी भावनाओं को समझेंगे। थम्स अप करिए इसी बात पे। चलिए, तो पहला है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड। वर्ड कमेंसमेंट इज मिसिंग। कमेंसमेंट को हिंदी में कहते हैं प्रारंभ। ये प्रारंभ वर्ड नहीं है दोस्तों, आप लोग को मिसिंग नहीं लग रहा, मैं इसको बहुत मिस कर रहा हूं। तो जब कभी भी प्रारंभ वर्ड नहीं रहता है साथियों, तो आपको एक याद रखनी है बात। क्या बात याद रखनी है कि जनरल क्लॉज एक्ट आ जाता है। जनरल क्लॉज एक्ट, वो जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक सेक्शन 5 है, वो ये कहता है जब किसी भी बेयर एक्ट के अंदर कोई भी उठा लीजिए, अगर कमेंसमेंट वर्ड नहीं दिया है तो आपका जो डेट ऑफ असेंट है, क्या कह रहा हूं, डेट ऑफ असेंट है, उसी को ही डेट ऑफ कमेंसमेंट मान लिया जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, दिस एक्ट में बी कॉल्ड हिंदू मैरिज एक्ट 1955, इसका नाम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है। इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, बिल्कुल ये एक्सटेंड का होता है, पूरे भारत पर होता है। एंड अप्लाइज ऑल्सो टू द हिंदूज,
हिंदूज डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स हु आर आउटसाइड द टेरिटरीज। कहने का मतलब भारत के बाहर भी अगर आप चले गए, मतलब आपने अमेरिका चले गए, अरे कनाडा चले गए या कहीं भी चले गए, लेकिन ये एक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आप हिंदू हैं। कहने का मतलब ये आप इंडिया में हैं तो भी लागू होगा आपके ऊपर, और आप इंडिया के बाहर भी चले गए, आउटसाइड द टेरिटरीज, आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, मतलब चाहे अमेरिका चले जाए, हिंदू तो हिंदू ही रहेंगे ना भाई। अब बताइए, आप चले गए और एक लड़की साथ में चली गई, आपकी सहेली, और आप मित्र चले गए। अब आप लोगों ने सोचा हम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते अमेरिका में, तो भी 7 फेरे तो लेने पड़ेंगे दोस्त। ऐसा थोड़ी ना है अंगूठी पहना दोगे क्रिश्चियन वाला, नो नो नो, समझे बात को। तो ये कहता है 7 समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे चली आई, ऐसा हिंदू मैरिज एक्ट आपको इस क्लॉज में कहता है। अब आईपीसी के अंदर भी, इंडियन पीनल कोड के अंदर भी आप देखेंगे तो वहां पर भी ऐसे ही प्रोविजंस आपको मिलते हैं। बिल्कुल, वेरी नाइस शिवांश। सेक्शन 3 और 4 में, हाँ सेक्शन 3 और 4 के हिसाब से मैं बता देता हूं। जैसे एक एग्जांपल था, कंप्यूटर्स रिसोर्सेज लोकेटेड आउटसाइड द टेरिटरीज ऑफ इंडिया। पाकिस्तान से कोई व्यक्ति बैठ के आपके बैंक अकाउंट को खाली कर दे तो बिल्कुल वहां पर आईपीसी लगता है। तो उसी तरह से दोस्तों हिंदू मैरिज एक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेगा अगर आप हिंदू हैं। अब बारी आती कमेंसमेंट की, तो कमेंसमेंट दिया हुआ नहीं है, तो डेट ऑफ असेंट को, डेट ऑफ असेंट तो हमें पता ही है। इस एक्ट की डेट ऑफ असेंट क्या है, मतलब इसे अनुमति कब मिली थी, प्रेसिडेंट के द्वारा। डेट अनुमति कब मिली थी, प्रेसिडेंट से। तो प्रेसिडेंट का मतलब होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति महोदय ने इसको स्वीकृति कब दी, 18 ऑफ मे, क्या कह रहा हूं, 18 ऑफ मे 1955 को इसको स्वीकृति दी है। बहुत अच्छी बात है। तो 18 मई 1955 को प्रेसिडेंट साहब ने इसे ओके कर दिया। उसी डेट से इसे क्या मानेंगे, डेट ऑफ कमेंसमेंट ही इसको मानेंगे। सबसे ज्यादा आप लोग को जब बेयर एक्ट उठाता है कोई नया स्टूडेंट तो उसको यही दिक्कत आती है, सर डेट ऑफ कमेंसमेंट ही पता नहीं चल रहा है। डेट ऑफ कमेंसमेंट का मतलब होता है प्रारंभ की तिथि। बोलो आया क्या समझ में, सभी को क्लियर, यस और नो। अब इसी के उपलक्ष्य में एक और चीज बताता हूं, मैं अभी आपको 1 से लेकर 4 सेक्शंस को पढ़ाऊंगा, फिर इन्हीं के बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा जो जुडिशरी में पूछे गए हैं। सुनिएगा, एक केस आया था दोस्तों, एक केस है लैंडमार्क जजमेंट, सौंदूर गोपाल वर्सेस सौंदूर रजनी। गोपाल और रजनी के बीच का केस था 2013 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें क्या बोला गया था, द हिंदू मैरिज एक्ट हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन एंड अप्लाइज, मतलब हिंदू विवाह अधिनियम की राज्य क्षेत्रातीत प्रयोज्यता है, मतलब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन है, भारत के बाहर लागू होता है, एंड अप्लाइज टू ऑल हिंदूज लिविंग इन इंडिया और अब्रॉड प्रोवाइडेड दे आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया। तो कहने का मतलब आप दुनिया में कहीं भी रहेंगे, हिंदू मैरिज एक्ट आपको छोड़ेगा नहीं। अगर बताइए, अब मेरा प्रश्न है दोस्तों, मेरा प्रश्न देखिएगा, जैसे आप पाकिस्तान चले गए, आप पाकिस्तान चले गए, पहली बात, अब पाकिस्तान में जाकर आपने क्या कर ली, शादी कर ली, लेकिन आप हिंदू हैं, आपने हिंदू से ही शादी करी है। ये डबल लाइन का मतलब शादी हो जाता है, मतलब हिंदू मेल ने हिंदू फीमेल से शादी कर ली। अब बताओ यहां पर क्या हिंदू मैरिज एक्ट इन दोनों के ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा, या चलो मेरी बात को सुनो, क्वेश्चन को मॉडिफाइड, रुको, मैं कहता हूं पाकिस्तान के अंदर एक शादी हुई, दैट्स इट, पाकिस्तान के अंदर एक शादी हुई, पाकिस्तान के एक हिंदू ने दूसरी हिंदू महिला से शादी कर ली। अब बताओ यहां पर हिंदू मैरिज एक्ट इनके ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा, हिंदू विवाह अधिनियम, अब बताएं, यस जल्दी बताएं दोस्तों। जल्दी, कम ऑन, फटाफट। गजल चौधरी आएंगे, अब YouTube पर आएंगे जी, आप लोग बुलाते हैं तो आपके प्यार को देखते हम जरूर आएंगे, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे, भले ही मैं 15 मिनट पढ़ाऊं, बट मेरी कोशिश रहेगी मैं आप लोग के साथ जरूर यहां मिलूं। देखिए यहां पर मैं बता देता हूं, जो यह एक्ट है वह ऑल ऑफ इंडिया पर लागू होता है। अब बताइए भारत का संविधान क्या पाकिस्तान के ऊपर लागू हो जाएगा क्या, नहीं।
तो हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो इंडिया के लोगों पर लागू होगा जो इंडिया के क्या है, डोमिसाइल हैं। बोलो आया क्या समझ में? डोमिसाइल का मतलब क्या है? जिनका अधिवास इंडिया में है। क्या कह रहा हूं दोस्तों? जिनका अधिवास भारत में है। अधिवास का मतलब समझते हैं? आर्टिकल 5 को जाके पढ़िएगा सिटीजनशिप में, ध्यान से सुन लो। आर्टिकल 5 को जाके पढ़िएगा, भारतीय जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल नंबर 5, हु इज ए सिटीजन। तो वहां पर डोमिसाइल वर्ड को बहुत प्यार से आपको समझाया गया है, जिसका एस्टेब्लिशमेंट घर हो इंडिया में, हु हैज डोमिसाइल्ड इन इंडिया विल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो अगर इस हिंदू मेल का भारत में डोमिसाइल है तब तो तेरे ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा, वरना नहीं लगेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो उसी के ऊपर ये केस था दोस्तों कि हिंदू मैरिज एक्ट हैज एक्स्ट्रा टेरिटोरियल एप्लीकेशन एंड अप्लाइज टू ऑल हिंदूज लिविंग इन इंडिया और अब्रॉड प्रोवाइडेड दैट दे आर डोमिसाइल्ड इन इंडिया। तो कुल मिला के शॉर्ट में एक बार और सुन लीजिएगा। हाँ, एक बार शॉर्ट में और सुन लीजिएगा दोस्तों, मैं कहना क्या चाहता हूं। ये एक्ट ये कहता है ये भारतीयों पर लागू होगा और भारत के लोग जो भारत के बाहर रह रहे हैं उनके ऊपर लागू होगा, लेकिन भारत के बाहर जो लोग रह रहे हैं उनका डोमिसाइल इंडिया में होना चाहिए। तो अगर कोई पाकिस्तान का व्यक्ति शादी कर रहा है, अरे भाई तो करने दो ना, वो तो पाकिस्तान की कंट्री है, हमें उससे क्या लेने देना। तो हमें इंडिया के लोगों से मतलब है, और जो इंडिया के लोग बाहर रह रहे हैं वो डोमिसाइल्ड इन इंडिया है, उनकी डोमिसाइल इंडिया में, उनके ऊपर ये लागू होगा। आई होप सभी को अब क्लियर हो गया होगा। तो कोई अमेरिका का हिंदू है तो अरे वहां का एक लगेगा, इंडिया से अगर उसका कोई संबंध है तो हिंदू मैरिज एक्ट उसके पीछे पीछे चला जाएगा। अब देखिए सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट। यह एक्ट, अब इसका मैंने जब भी पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को तो इसका मैं चार्ट भी आप सबको बनाता हूं और सिखवाता हूं कैसे बनाना है। तो मैंने आपको रेड कर रखा है, उसके नीचे आपको चार्ट फॉर्म में बनाना है। अगर आप चार्ट नहीं भी बना पाएंगे तो अगली क्लास में हो सका चार्ट वो लेके भी आ जाऊंगा। देखिए एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट किन पर लागू होता है? तो रेड में लिखा है हिंदू बाय रिलीजियन, जो धर्म से हिंदू है उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा। तो ऐसे में बोल सकता हूं क्या कि ऐसे चार्ट आप बनाइए। अच्छा, कैन नॉट ऐड मोर देन 100, तो ये तो गड़बड़ हो गया है, मैं अब एक पेज नया नहीं ले सकता हूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूं, आप लोग चार्ट बना के भेजिएगा दोस्तों। मैं आपके लिए चार्ट बनाने जा रहा था, लेकिन जब यही नहीं चाह रहा है तो कैसे बनाएंगे। सुनिए मैं आपको समझा देता हूं, यस कर दो एक बार, आप लोग बना के मेरे को टेलीग्राम पे भेजना, ठीक है? मैं समझा देता हूं ओरली। देखो आप सभी को ऐसे लिखना है, एप्लीकेशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक, ऐसे लिख देंगे। इसकी कैटेगरीज बनाएंगे, एक क्लॉज, दूसरा क्लॉज, इस तरह से क्लॉज बना लेना, ठीक है? अब पहले क्लॉज के अंदर आपको लिखना है जो हिंदू है, कैसे? हिंदू है, जो हिंदू है बाय रिलीजियन। अब हिंदू बाय रिलीजियन तो है, लेकिन इसके अंदर प्लस करो, जो धर्म से हिंदू है उस पर हिंदू एक्ट लगेगा, हिंदू मैरिज एक्ट, लेकिन इंक्लूडिंग अ वीरशैव, कोई अगर वीरशैव है, लिंगायत है, फॉलोवर ऑफ ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और आर्य समाज, इन 3 समाज का कोई फॉलोवर है तो इन तीनों पॉइंट को आपको इसके आगे प्लस करके लिखना है, 1, 2 एंड 3। बोलो कर लोगे क्या? अरे इस लास्ट वाले में तो फॉलोवर आ जाएगा, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, और ये 2 पॉइंट आ जाएंगे। लिख लोगे सभी लोग? ठीक है मोहंता जी, आई विल ट्राई। हाँ जी, तो इस तरह से आपको करके आना है। तो एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट का है, जो धर्म से हिंदू है उनके ऊपर ये लगेगा। तो हिंदी में सुन लीजिएगा, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार जिसके अंतर्गत वीरशैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, हिंदू धर्मतः हिंदू हैं। ठंडा कर भाई। हाँ, वो क्या है? अनुयायी आते हैं, धर्मतः हिंदू हैं, वो धर्म से हिंदू है। अब बी पॉइंट कह रहा है टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन, सिख। अरे बुद्ध, जैन, सिख ये तो हिंदू है ही, हमारा एक्ट कह रहा है। तो बुद्ध लोग जो बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, जैन को फॉलो करते हैं, सिख को फॉलो करते हैं, वो भी हिंदू में आएंगे। एक बहुत प्यारी सी बात लिखी है। सर बोर्ड क्लियर नहीं शो कर रहा है,
बताएं दोस्तों, बोर्ड क्लियर शो हो रहा है सभी को? हाँ जी, सभी को बोर्ड शो हो रहा है, जल्दी बताओ। कोई प्रॉब्लम? क्लियर लिखो अगर क्लियर है तो। सबको क्लियर है? हाँ, आप लोग अपने उसको एचडी में करो कन्वर्ट। सुनिएगा दोस्तों, अगर कोई भी टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो डोमिसाइल्ड है इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट अप्लाइज, तो ऐसा कोई भी अन्य व्यक्ति जो डोमिसाइल्ड है इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स, कहने का मतलब जहां पर हिंदू मैरिज एक्ट एक्सटेंड होता है उन एरिया के लोग भी हिंदू में आ जाएंगे, लेकिन वो सारे हिंदू नहीं कहलाएंगे, सिर्फ ये हिंदू नहीं कहलाएंगे। हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू बाय द रिलीजियन, जो व्यक्ति धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी न हो, उनके अलावा जो हो सारे हिंदू हैं। तो कुल मिला के एक बात याद आ गई दोस्तों कि सब हिंदू है, बट हिंदू कौन नहीं है? जो मुस्लिम है, पारसी है, यहूदी है, क्रिश्चियन है। बस बात खत्म। तो हमारा जो ये एक्ट है, इसको पढ़ने से मुझे एक बात समझ में आती है दोस्तों कि अरे यार सुनिएगा, यहां लिख देता हूं। इसको पढ़ने से एक बात समझ में आती है, हिंदू मैरिज एक्ट जो है ये विस्तारवादी है। ये कैसी है? विस्तारवादी। विस्तारवादी मतलब समझते हो? जो अपने आप को वाइड स्कोप में रखती है, इसको कहते हैं वाइड स्कोप है इसका। जैसे इनकम टैक्स एक्ट होता है दोस्तों, आपने पढ़ा ही होगा। इनकम टैक्स आप लोग पढ़िएगा, एक इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। ये क्या करता है पता आप सभी को? ये ढूंढ ढूंढ के टैक्स लगाता है कि तू कमा रहा है, रुक तेरे ऊपर भी टैक्स लगाऊं। अच्छा, ये भी अर्न कर रहा है, इसको भी लो। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या करता है? हर व्यक्ति को ढूंढ के अपने कब्जे में लेने की कोशिश करता है ताकि देश को टैक्स मिले। उसी तरह हिंदू लॉ भी सभी को हिंदुओं की तरह ट्रीट करता है। तुम भी हिंदू, तुम भी हिंदू, तुम भी हिंदू। अच्छा, तुम क्रिश्चियन हो, कोई बात नहीं, तुम हिंदू नहीं। अच्छा, तुम मुस्लिम हो, पारसी हो, यहूदी हो, चलो तुम भी हिंदू नहीं, बाकी सब हिंदू हैं। तो कहने का मतलब हिंदू मैरिज एक्ट विस्तारवादी है, सब हिंदू हैं। ऐसे ही जब आप मुस्लिम लॉ को पढ़ेंगे दोस्तों, तो वो इसी तरह से ही चलता है, वो सभी को कहता है मुस्लिम है। तो ये दोनों पर्सनल लॉज ऐसे ही चलेंगे, ठीक है? मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे तो मुस्लिम लगेगा, हिंदू पढ़ेंगे तो हिंदू लॉ लगेगा। अब देखिए, अब आपके सामने प्रश्न आता है, एक एक्सप्लेनेशन आता है, इसके बाद मैं चार्ट्स आपके लिए लेके आ रहा हूं, देखिएगा। अभी आपके जो ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आप लोग कमेंट कर रहे हैं, उसकी इश्यू नहीं आने दूंगा। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है? प्लीज वेट करिए, एक बार कॉन्सेप्ट में करा लूं। देखिए, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है? द फॉलोइंग पर्सन्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, सिख बाय रिलीजन एज द केस में बी। कौन कौन से? अगर कोई बच्चा, ये कह रहा है निम्न व्यक्ति हिंदू होंगे, सीधी बात है। अगर आपका बच्चा चाहे लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता हो, मतलब चाहे आपका बच्चा कैसे भी पैदा हुआ हो, लेकिन दोनों पक्षकार अगर हिंदू हैं तो वह, चाहे वो लेजिटिमेट चाइल्ड हो चाहे वो इलेजिटिमेट चाइल्ड हो, है तो वो हिंदू। क्लियर? तो एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजियन, तो वह चाइल्ड भी क्या कहलाएगा? हिंदू कहलाएगा। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है इलेजिटिमेट चाइल्ड क्या हिंदू होगा? हाँ होगा। आगे चलिए, एनी चाइल्ड, फिर से बोल रहा है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट कोई फर्क नहीं पड़ता, वन ऑफ हुज पेरेंट इज ए हिंदू, उनमें से उनका एक पेरेंट हिंदू हो, जैन हो, सिख हो धर्म से, एंड हु इज ब्रॉट अप एज अ मेंबर ऑफ द ट्राइब, कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ और फैमिली टू विच सच पेरेंट्स बिलोंग और बिलोंग्स। अब देखो आपका इसको तो मन कर रहा है फोड़ दूं आज। सुनो, एक मान लीजिए फादर जो हैं वो हिंदू हैं और जो मदर है दोस्तों, फादर और मदर ऐसे लिख देता हूं, एक हिंदू है और ये मुस्लिम है मान लीजिए, ठीक? पिताजी हिंदू है और माताजी क्या है? मुस्लिम है, ठीक है? अब इनकी शादी हो जाती है तो इनका ये क्या हुआ? बाबू पैदा हुआ है। ये देखो, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि ये बाबू कौन होगा, हिंदू होगा कि मुस्लिम होगा?
तो हमारा ये पूरा एनालिसिस ये बोलता है कि ये हिंदू होगा कि मुस्लिम होगा, ये पिता और माता पे डिपेंड नहीं करता है, ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है दीप गुप्ता, फोड़ देते हैं। ये इस पे डिपेंड करता है कि इसका पालन पोषण कैसे किया गया है, पालन पोषण। गेटिंग माय पॉइंट? अगर इसका पालन पोषण मतलब अगर ये सुबह उठ के राम 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 करता है तो ये हिंदू होगा, यस। और अगर ये सुबह उठ के नमाज पढ़ता है तो यह मुस्लिम होगा। तो मतलब एक बच्चे का ब्रॉटअप कैसे किया जाएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हिंदू बनेगा कि मुसलमान बनेगा कि ईसाई बनेगा, जैसी भी शादी होती हो। तो अब अब देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लूं कि यहां पर भी ऐसा भी हो सकता है कि मदर हिंदू हो, फादर मुस्लिम हो, तब भी यही देखा जाएगा ब्रॉटअप वो कैसे किया गया है, उसका पालन पोषण कैसे किया गया है। गेटिंग माय पॉइंट? आगे की बात करते हैं। अब देखो, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो धर्म बदल लेते हैं, जिनको अपने धर्म से प्यार नहीं, वो दूसरा धर्म अपना लेते हैं। कोई मुस्लिम हिंदू बन जाता है, कोई हिंदू मुस्लिम बन जाता है, कोई ईसाई बन जाता है, पता नहीं क्या क्या बन जाता है। लेकिन जो भी बन जाता है हमें तो लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। जो कन्वर्ट होते हैं दोस्तों, कन्वर्ट मतलब जो मुस्लिम धर्म छोड़ के हिंदू धर्म में आ गए, क्रिश्चियन छोड़ के हिंदू धर्म में आ गए, दे आर कन्वर्टेड, दे कन्वर्ट्स और ऑल्सो हिंदू। आप हिंदू में आ गए, हिंदू कहलाएंगे। लेकिन मान लीजिए आप हिंदू थे, आप मुसलमान या क्रिश्चियन बन गए, लेकिन आपका बुद्धि कहा, विवेक कहा नहीं हमको हिंदू है, हम तो हिंदू में फिर से जाएंगे, जिसको आजकल अखबार की भाषा में कहते हैं घर वापसी। तो आप रिकन्वर्ट हो गए, पहले हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुए, फिर मुस्लिम से वापस हिंदू में आ गए। तो आप कन्वर्ट या रिकन्वर्ट कर रहे हैं, तब भी आप क्या हो जाएंगे, हिंदू हो जाएंगे। तो वाह सा वाह, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? अब देखिए एक और बात सामने आई है। ये तो मैंने 3 क्लॉज आपको पढ़ा दिए, हु इज हिंदू। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, एक पॉइंट, ये सारा जो लाइन लिखा है ना, इसका चार्ट फॉर्म में समझिए ये क्या कह रहा है। अब ये जो क्लॉज 2 है दोस्तों, सेक्शन 2 का क्लॉज 2 क्या कहता है? ये कह रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, क्या कह रहा हूं, इसका एक आर्टिकल है 366 का क्लॉज 25, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपका एक आर्टिकल है 366 का क्लॉज 25। ये कहता ये है दोस्तों कि अगर कोई भी व्यक्ति जो क्या है शेड्यूल्ड, माफ कीजिएगा, जो आपका क्या है शेड्यूल्ड ट्राइब, देखो मैंने रेड कर दिया है, एसटी है, तो एसटी क्या हिंदू कहलाएगा? अब बताइए पढ़ के जरा, क्या शेड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति हिंदू कहलाएगा? तो कह रहा नॉट विद स्टडी एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डालो। नथिंग कंटेंड एक्ट शैल अप्लाई टू द मेंबर्स ऑफ एनी एसटी within the meaning of article 366 clause 25 of the constitution unless the central government by notification in the official gazette otherwise। तो कुल मिला के ये कह रहा है कि संविधान के अंदर आर्टिकल 366 के अंदर क्लॉज 25 है, उसमें एसटी को डिफाइन किया गया, कौन एसटी होगा। अगर कोई शेड्यूल्ड ट्राइब का व्यक्ति है तो उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन जारी करके उनके ऊपर ये एक्ट लागू करवा देगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? तो यही बात बोल रहा हूं कि अगर कोई एसटी है तो इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इसका आंसर ये है इन जनरल नॉट अप्लाइड, बट अगर इफ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन जारी करके इनके ऊपर अप्लाई करवा सकता है। दैट्स इट। बोलो आया क्या समझ में? वेरी नाइस। अब देखिए आगे की बात कर लेते हैं। एक इसका लास्ट क्लॉज है, फिर उसके बाद हम लोग कुछ अच्छी बातें और करेंगे। द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट शैल बी कंस्ट्रूड इंक्लूडेड अ पर्सन हु दो नॉट ए हिंदू बाय रिलीजन। ऐसा व्यक्ति जो दो, यहां से पढ़ेगा, दो नॉट अ हिंदू बाय रिलीजन, जो धर्म से हिंदू नहीं है, यद्यपि धर्मता हिंदू नहीं है, तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे यह अधिनियम इस धारा के अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो
धर्म से हिंदू नहीं है, बट हिंदू मैरिज एक्ट उसके ऊपर लागू हो रहा है, तो वह भी इस एक्ट के अंदर कवर हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये था हमारी तरफ से एक छोटी सी मिसाल। अब एक बात और सुनते हैं, जो हमने पढ़ा अभी तक उसके बेस पर कुछ अपन प्रैक्टिकल चीजें भी कर लेते हैं। दैट्स इट। अब देखो, आइए जरा एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए मेरे साथ। चलिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। सेक्शन 1 से 4 के बेस्ड पर क्वेश्चन है, पहले 1 2 की बात कर लेते हैं। हाँ, अभी एग्जांपल देते हैं, रुकिए ना। ए अ जैन एंड बी अ बुद्धिस्ट। ए जो है एक जैन है, ए क्या है, एक जैन है, और जो बी है दोस्तों वह एक बुद्धिस्ट है, ठीक है। बोथ हैविंग डोमिसाइल इन सिक्किम, दोनों का डोमिसाइल जो था वो सिक्किम में था, ए का बी का दोनों का डोमिसाइल सिक्किम में था। एंड वर्किंग इन यूनाइटेड किंगडम, और ये कहां पर काम करते थे, यूके के अंदर, ठीक है। तो मतलब ए जो है एक जैन है और बी जो है एक बुद्धिस्ट है। जैन बुद्धिस्ट हिंदू ही होते हैं। ये डोमिसाइल कहां पर करते हैं, सिक्किम में, ठीक है। डोमिसाइल कहां करते हैं, सिक्किम में। अब मेरा ये प्रश्न है, और वर्क कहां करते हैं दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में। अब बताइए क्या इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा? अगर इनकी शादी होती है तो क्या इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लगेगा? यस और नो? जल्दी से बताइएगा ना। ओके यशोदा चतुर्वेदी, मैं वापस समझा दूंगा 2C लास्ट में, प्लीज वेट। जल्दी बताना। हाँ, चलिए तो मैं बता देता हूं आप सभी को। ये डीजेएस 2017 का क्वेश्चन आया था, दिल्ली जुडिशियल सर्विस 2017 में प्री का यही प्रश्न था दोस्तों, प्री में ये पूछा गया था। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इस पे अप्लाई होगा। क्यों अप्लाई होगा? अभी हमने पढ़ा था कि सेक्शन 2 के अंदर एप्लीकेशन ऑफ द एक्ट, सेक्शन 2 को जाके पढ़िए कि दो व्यक्ति दोनों हिंदू हो, दोनों हिंदू हैं ए और बी, और दोनों का जो डोमिसाइल है वो भी सिक्किम है, और सिक्किम इंडिया का ही पार्ट है, पता है ना। हाँ, आर्टिकल 2A जाके पढ़िएगा इसके लिए, सिक्किम के लिए। तो सिक्किम इंडिया का पार्ट है, तो ये दोनों हिंदू और इंडिया के डोमिसाइल है। अब कहीं भी काम करें, इनकी शादी हमेशा क्या होगी, वैलिड होगी। तो इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाई हो जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे। अरे क्वेश्चंस पूछना बोर तो नहीं हो रहे हो ना? क्योंकि मैं ये चाहता हूं आप डेप्थ में पढ़ा करिए, देखो कोई भी चीज, क्योंकि आपके ये प्री के ही क्वेश्चंस है ना। जब तक मैं आपको डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा, ऊपरा ऊपरी वंश करा दूंगा, मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, आराम आराम से पढ़ो, ठीक है। सी अ सिख, एक सी व्यक्ति है जो सिख है, डी एक हिंदू है, ठीक है। सिख और हिंदू हो गए ए, सी और डी, बहुत बढ़िया दोस्तों। बोथ हैविंग डोमिसाइल्ड इन यूके, दोनों यूनाइटेड किंगडम में डोमिसाइल्ड हैं। अब देखिए, एंड वर्किंग इन श्रीलंका, काम श्रीलंका में कर रहे हैं। अब बताइए क्या इन पे हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा? तो देखो दोस्तों, हमें यह देखना होता है कि दोनों हिंदू तो हैं, लेकिन डोमिसाइल को चेक करना होता है। इनका डोमिसाइल इंडिया के बाहर का है, तो ये यूके के हिंदू है परमानेंट, इनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट नहीं अप्लाई होगा। द हिंदू मैरिज एक्ट नॉट अप्लाइड। 3 में 2017 का डीजीएस का क्वेश्चन। अगला एक और क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जी एंड एच, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जी एंड एच बोथ हिंदू, दोनों हिंदू हैं, बधाई हो। अब देखो, दोनों हैविंग डोमिसाइल इन भूटान, दोनों भूटान में रहते हैं। नाम भी गजब गजब है, युगांडा नहीं है, नहीं सूर्यासर आ जाते हैं अभी। दो हैविंग डोमिसाइल इन भूटान एंड वर्किंग इन यूके, और दोनों कहां रहते हैं, उत्तराखंड। ये कौन सा यूके है, इंडिया वाला यूके, उत्तराखंड मान लेते हैं, बाहर का यूके मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर दोनों हिंदू है, डोमिसाइल आप भूटान में, तो क्या हिंदू मैरिज एक्ट अप्लाई होगा? नहीं अप्लाई होगा।
क्योंकि भूटान इंडिया का पार्ट नहीं है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नॉट अप्लाइड। डीजीएस 2017। अगला प्रश्न, अरे भाई कहां चला गया, हाँ अगला क्वेश्चन देखते रहिए। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के बारे में 3 क्वेश्चन हमने किए, कुछ और इंफॉर्मेशन जानिएगा। अ लेजिटिमेट चाइल्ड, एक लेजिटिमेट चाइल्ड है, वेयर फादर इज अ हिंदू, एक पिताजी वो हिंदू है, एंड मदर इज अ पारसी, एंड ही इज ब्रॉट अप एज अ फैमिली मेंबर ऑफ द लेटर। पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। वेरी गुड। देखो, एक लेजिटिमेट चाइल्ड है, वेयर फादर इज ए हिंदू, मदर इज अ पारसी। फादर हिंदू है, पारसी मदर है, बट उसका ब्रॉटअप कैसे हुआ है? एज अ फैमिली मेंबर ऑफ द लेटर। तो लेटर का मतलब बाद वाला, फॉर्मर का मतलब पहले वाला, तो ये फॉर्मर में आ गए हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, और लेटर में कौन आ गए? ये लेटर में आ गए दोस्तों। तो इनका पालन पोषण लेटर वाला हुआ है। लेटर मतलब समझते हैं, बाद वाले की तरह, मतलब पारसी की तरह इनका पालन पोषण हुआ है, माता का हुकूमत चला है। अब बताइए क्या ये हिंदू हैं? तो आप सभी का आंसर आएगा नॉट अ हिंदू अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये प्रश्न आपका प्री में दिल्ली जुडिशियल सर्विस 2014 का था। ओके, बहुत बढ़िया दोस्तों, इतने इंटेलिजेंट लोग हो, पता नहीं आप लोग कहां बैठे थे, मेरा तो मन एकदम भर गया आज आप लोगों के आंसर से। इतने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स कि ये क्लास मन कर रहा है डेली लूं मैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, अ हिंदू सीजेस टू बी अ हिंदू। एक क्वेश्चन आता है, एक हिंदू सीज हो जाएगा हिंदू होने से। ध्यान से देखिएगा, अ हिंदू सीजेस टू बी अ हिंदू। एक हिंदू हिंदू नहीं रहता है। एचजेएस हायर जुडिशियल सर्विस 2010 में पूछा गया था। अगर वो अपना रेन्यूंसिएशन कर दे हिंदू धर्म को, अबेंडनमेंट कर दे, परित्याग कर दे, कन्वर्जेशन कर ले, नाइदर ऑफ दिस। जरा बताइए सभी लोग आंसर। कल फिर आऊंगा, ठीक है, याद रखना, कल और अच्छे से पढ़ाऊंगा। आज थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, कल डायग्रामेटिक बना के लाऊंगा जहां डायग्राम की जरूरत है। देखो दोस्तों, बहुत बढ़िया। इन चारों ऑप्शंस में से अगर मैंने हिंदू लॉ नहीं पढ़ा होता ना, तो मैं इन पे यही टिक कर देता, ये टिक कर देता। लेकिन हमने हिंदू लॉ पढ़ी है। हिंदू लॉ के अंदर एक ग्राउंड दिया हुआ है, मेंशन्ड है बेयर एक्ट में। अगर कोई कन्वर्जन कर ले, मतलब हिंदू धर्म से क्रिश्चियन धर्म को अपना ले, मुस्लिम धर्म को अपना ले, तो क्या वो हिंदू रहेगा? नो। अ हिंदू सीजेस टू बी अ हिंदू, वो सीज हो जाएगा, वो हिंदू नहीं रहेगा। अब चलिए, सेक्शन 1 से लेके हमने अभी तक 2 सेक्शंस को पढ़ा, दोनों के क्वेश्चंस कर लिए हैं थोड़े बहुत। अगर आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो थोड़ा थम्स अप करिए। अच्छा, लैंडमार्क जजमेंट करने हैं क्या? 3-4 करा दूं फटाफट? तो रुको एक बार रीड करवा देता हूं, 1 मिनट। हाँ, फिर डेफिनेशन पोर्शन में जाएंगे, फिर उसके बाद हिंदू में जाएंगे। या एक काम करते हैं दोस्तों, डेफिनेशन को बाद में करेंगे, पहले अपन कॉन्सेप्चुअली सेक्शन 5 हुआ समझेंगे, तब डेफिनेशन पे आएंगे। चलिए, हमने ये पढ़ लिया था, अब इसके आगे चलिए। अब हम लैंडमार्क जजमेंट्स की बात करते हैं। एक केस आया था दोस्तों, केएम मनु वर्सेस चेयरमैन स्क्रूटिनी कमिटी फॉर वेरिफिकेशन ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट, AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट। ओके, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के इस केस में क्या बोला गया था। इस केस में बोला गया था, इफ द पेरेंट्स ऑफ अ पर्सन आर कन्वर्टेड फ्रॉम हिंदुइज्म टू क्रिश्चियनिटी, कोई अगर माता पिता हिंदू से किसमें कन्वर्ट हो गए? क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, एंड ही इज बोर्न आफ्टर द कन्वर्जन एंड एम्ब्रेसेस हिंदुइज्म, and the members of the caste accept him, he comes within the fold of the caste। थोड़ा कम समझ में आया, आइए हिंदी में देखते हैं। कभी कभी हिंदी भी अच्छी लगती है, देखिए अब आपको लगेगी। यदि किसी व्यक्ति के माता पिता हिंदू धर्म को त्याग कर, हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म स्वीकार कर लेते हैं, और वह व्यक्ति माता पिता के द्वारा ईसाई धर्म में संपरिवर्तन के बाद उत्पन्न होता है। ध्यान से देखिएगा, ये हिंदू थे, ये भी हिंदू थी, ये मेल, ये फीमेल। अब इन्होंने क्या कर लिया? कन्वर्ट हो गए, किसमें? क्रिश्चियन बन गए। ये लोग क्रिश्चियन बन गए, बधाई हो। अब देखो, इनका एक बाबू पैदा हुआ, लेकिन अभी नहीं हुआ था,
कन्वर्जन के बाद, कन्वर्ट के बाद, ठीक है, इनका एक बाबू फिर पैदा हुआ। अब ये जो छोटा बाबू आया है ये क्या होगा, हिंदू होगा कि मुस्लिम होगा? अब देखो, माता पिता के द्वारा ईसाई धर्म में संपरिवर्तन के बाद उत्पन्न होता है और हिंदू धर्म को अंगीकार कर लेता है तथा जाति के सदस्य जिसमें वह संपरिवर्तित होता है उसे स्वीकार कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति उस जाति का सदस्य हो जाता है। देखो, अगर ये दोनों माता पिता इसके क्रिश्चियन हैं, लेकिन अगर ये जो बच्चा बॉर्न हुआ है, अगर ये हिंदू धर्म को अपना ले, अपने दादाजी पे चला गया, इसको अपने दादा की याद आई कि मेरे दादा हिंदू थे, मेरे दादा का नाम रामबली है, रॉबिन्सन नहीं है, तो इनको याद आया कि मैं तो रामबली बनूंगा। तो अब बताइए, ये जो बेटा है जो पैदा हुआ है, क्या ये हिंदू होगा कि मुस्लिम होगा? इसने हिंदुइज्म धर्म को अपनाया और इसके जाति के जो लोग थे उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि आओ बेटा स्वागत है, तो क्या ये हिंदू कहलाएगा? यस, ही इज अ हिंदू। गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू गॉट माई पॉइंट। एक और केस था दोस्तों, कृष्ण कुमारी वर्सेस पैलेस एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड कैलिकटा, 2009 का था। अब इस केस में क्या बोला गया था, मैंने अभी आपको पढ़ाते हुए बोला था, कोई भी चाइल्ड, चाहे वो लेजिटिमेट हो या इललेजिटिमेट हो, बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदू वुड बी अ हिंदू। मतलब समझे कि नहीं समझे? चाहे बच्चा इसको कहते हैं औरस हो या जारज हो, लेजिटिमेट चाइल्ड या इललेजिटिमेट, कोई दिक्कत नहीं है, अपना है ना, दोनों हिंदुओं से पैदा हुआ है ना, हिंदू है। गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? यस। अब देखो, अरे एक बात बताऊं आपको, मैंने बोला इनकम टैक्स एक्ट क्या करता है, सब पे टैक्स लगाने के लिए सबको इनकम पे टैक्स लगाता है, सबको सोचता है सब आ जाओ मेरे पास, सब भागते हैं इनकम टैक्स एक्ट से, लेकिन सबको पकड़ लेता है और टैक्स लगा के छोड़ देता है। उसी तरह से अगर आप इसको देखोगे तो चाहे आपने पैसा, सुन लेना, इनकम टैक्स एक्ट मैंने 5 बार एग्जाम दिया था इसका और 5 बार बहुत अच्छे नंबर आए थे मेरे। इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसमें क्या बोलता था पता है दोस्तों, कि चाहे आपने सट्टा खेल के पैसा कमाए हो कोई बात नहीं, चाहे आपने कुछ भी किया हो, वेजरिंग एग्रीमेंट कर लिया हो, ठीक है, कुछ भी किया हो, लेकिन चाहे आपने, कहते हैं ना लगाते हैं पैसा, आईपीएल में लगा के जीते हो, लेकिन जो अर्निंग होगी दोस्तों उस पे पहले टैक्स लगेगा। टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भले आपने सट्टे से 2 करोड़ कमाए, चल बेटा 2 करोड़ पे टैक्स दे, पहले 2 करोड़ पे टैक्स देने के बाद तब तुमको पुलिस के हवाले करेंगे। अब पुलिस वालों आप इसका जो करना है करो, हमें कोई मतलब नहीं। मतलब चाहे लीगल तरीके से आपने पैसा कमाया हो चाहे इलीगल तरीके से कमाया हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आके ऐसे खड़े हो जाएगी, बेटा आ जा एक बार हमारे पास, टैक्स दे दे, इसमें से हम अपने घर ले जाएंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, अब तू जा पुलिस के पास। तो दोनों के ऊपर टैक्स लगता है। उसी तरह से दोस्तों, चाहे चाइल्ड लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, दोनों हिंदू धर्म के अंदर आएंगे। आई होप थोड़ा बहुत रिलेवेंसी आपको समझ में आई होगी। अब देखिए, इसी के अंदर पहला पॉइंट तो मैंने बताया, एक और पॉइंट है दोस्तों, यदि इफ हिज मदर इज अ हिंदू एंड द फादर इज अ मुस्लिम, अगर इसकी मदर हिंदू है, फादर इनके मुस्लिम है, देन दिस एक्ट विल नॉट अप्लाई टू सच चाइल्ड। तो बिल्कुल ये जो धर्म है, अगर हिंदू महिला मुस्लिम्स में शादी कर लेती है तो उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट द चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट अप अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ हिंदू रिलीजन। ये एक्सेप्शन हो गया इसका। तो इन जनरल हिंदू मैरिज एक्ट नहीं लगेगा, लेकिन अगर पालन पोषण, फिर से याद रखो मेरी बात को, अगर माता हिंदू है और पिताजी मुस्लिम है, लेकिन बच्चा सुबह उठ के जय श्री राम के नारे लगाता है तो वो कौन हो जाएगा? उसका पालन पोषण हिंदुओं की तरह हुआ है, तो वह हिंदू कहलाएगा, भले ही वह मुस्लिम के परिवार में ही लड़का पैदा क्यों नहीं हुआ हो। तो सेम सिचुएशन जो मैंने बताई थी वही यहां पर भी लागू होता है। आई होप आपको मेरी बात को क्लियरेंस के साथ अच्छे समझ में आ गई। एक और केस है, लास्ट केस बता रहा हूं, फिर उसके बाद सेक्शन 5 पर आऊंगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द बेयर एक्ट। यज्ञ पुरुष दास जी बना मूलदास, 1966 के सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है।
अरे हाँ, मेरे क्या वो बाल बना के आने में 10 मिनट खराब होते थे, अब मैंने ऐसा बोला कि ऐसा काट के ऐसे कर दूं चाहे ऐसे कर दूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़े, बस मेरा टाइम बच जाए। तो मैंने ऐसा हेयर स्टाइल रख लिया, लेकिन मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे पुरानी हेयर स्टाइल पढ़ा रहा था, टेंशन मत लो। चलिए आगे सुनो। यज्ञ पुरुषदास जी बना मूलदास जी। ओके, इसने क्या कहा, दोज पर्संस आर हिंदूज हु रिकॉग्नाइज्ड देमसेल्व्स एज हिंदू एंड हु एक्ट अपॉन अकॉर्डिंग टू अ हिंदू रिलीजन एंड कल्चर। देखो भाई, एक काम के मेले में, कुंभ मेले में एक व्यक्ति घूमता हुआ मिल गया। सुनना मेरी बात को, क्या हुआ, कुंभ मेले में एक व्यक्ति घूमता 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 मिल गया। अब उसको पता नहीं चल रहा है मेरे माँ कौन है, मेरा बाप कौन है। कई बार होता है ना यार, कोई लड़का ऐसे ही होते हैं, कई लोग मिलेंगे, आप जाइए इस इंडिया में। तो अब उसको क्या करा जाए, उसको हिंदू माने एक मुस्लिम माने। तो उसको बोला गया कि दोज पर्संस आर हिंदू हु रिकॉग्नाइज देमसेल्व्स एज ए हिंदू। अगर वो कहता है मैं राम हूं तो भाई तू हिंदू है, अगर तू कहता है मैं अब्दुल हूं तो बात अलग है। लेकिन अगर कुछ भी पता नहीं चल रहा है आगे पीछे का दोस्तों, तो आपको हम क्या मानेंगे, आप अपने आप को क्या कहते हो, मैं राम हूं तो आप हिंदू हो, मतलब मोहन हो तो भी हिंदू हो, अरे श्याम हो तो भी हिंदू हो, कोई भी हो, आप अपने आप को हिंदू रिकॉग्नाइज कर रहे हो तो आप हिंदू कहलाएंगे। वे लोग हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं तथा हिंदू धर्म एवं संस्कृति के अनुसार आचरण करते हैं। सेक्शन 3 को मैं बाद में समझाऊंगा, सेक्शन 4 को, लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी को सेक्शन 5 की तरफ मूव ऑन करता हूं, क्योंकि हिंदू की बात चल रही है। अब हिंदू की शादी कराएं क्या दोस्तों? अरे बोलो ना भाई, क्यों टेंशन में आ गए? ये देखो, आ जाए बेटा। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, पूरा एक्ट एक बार में कहां से रिवाइज कराएंगे, इतना डेप्थ में है हिंदू लॉ। आप लोग देखिए, सुनिएगा, मैं बहुत डेप्थ में ही लेना पसंद करता हूं। अगर आप लोग को रिवीजन का लगेगा, देखेंगे फ्यूचर में कभी, बट फिर आप इंडेक्स ही पढ़ लो, क्या मतलब, एक एक चीज को पढ़ो। देखो, मैं अगर आपको 10 25 30 सेक्शन है, मेरा ये माना मैं आपको 20 सेक्शन ढंग से पढ़ा दूंगा ना, पीछे के 10 तो आप कर लो ये, क्योंकि दो सारे कॉमन सेक्शंस होते हैं। आगे के 15-20 सेक्शंस मुझे ऐसे पढ़ाने हैं कि आप मेंस के एग्जाम में भी बैठो चाहे प्री में बैठो, आप मुझे याद जरूर करोगे। ठीक है, आइए अब शादी करते हैं। सेक्शन 5 देख रहे हो ये दिन देखने में तो लग रहा है तुम बहुत खुश होगे, है ना अभी, लेकिन बाद में पूछेंगे इनसे। अभी इनकी शादी होगी, फिर दोनों अलग रहेंगे, है ना, ये ऐसे हो जाएंगे, ये ऐसी हो जाएगी, फिर इनको सेपरेशन में रखेंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर इनका तलाक कराएंगे। चलो कोई बात नहीं बेटा। आइए, हिंदू मैरिज एक्ट का उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस 2012 का प्रश्न। वॉइस इशू, इज देयर एनी काइंड ऑफ इशू? प्लीज वेट, चेक करता हूं मैं वॉइस को, टेक्निकल टीम वेट। ऑल ओके, ओके फाइन। चलिए आगे की बात करते हैं दोस्तों, ऐसे ही तकलीफ देते हैं, कोई बात। अब देखो मेरी बात को सुनना, मेरी बात को सुनो ना यार। सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स कंडीशंस ऑफ मैरिज। अगर आप शादी करना चाह रहे हो तो कुछ शर्तें हिंदू मैरिज एक्ट की आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी आप शादी कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि यह उत्तराखंड में पूछा गया था, कंडीशंस ऑफ मैरिज कहां पर दिया गया है? यह सेक्शन 5 में दिया गया है। जॉब्स अनफोल्ड, क्वेश्चंस को टेलीग्राम पर भेजिए, कल भी क्लास है, वहां से मैं कॉपी करके टाइप करा के आपका क्वेश्चन यहां पे आंसर दे पाऊंगा। टीवी बहुत दूर है, इतने क्वेश्चंस को पढ़ना बड़ा डिफिकल्ट होता है हम लोग के लिए, आप टेलीग्राम पर भेज दीजिएगा। सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड्स कंडीशंस ऑफ अ मैरिज, कि मतलब एक शादी की शर्तें क्या क्या हैं, वह शर्तें दी गई हैं सेक्शन 5 में। आगे की बात, वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विस के 2 बार पूछा गया 2012-2015 में कि हिंदू मैरिज क्या है। हिंदू मैरिज एक सैक्रामेंट है, मतलब
यह कोई संविदा नहीं है, यह एक सैक्रामेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? हिंदू मैरिज कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मुस्लिम मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन जो हिंदू विवाह होता है ये पवित्र, एक कह सकते हैं ना कि क्या वर्ड यूज करते हैं हिंदी में, थोड़ा बताइएगा। पवित्र वो है, जैसे हम त्योहार मनाते हैं उसी तरह से एक पवित्रता का प्रतीक है ये हिंदू मैरिज एक्ट। ये कभी भी संविदा या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इट इज अ सैक्रामेंट। आगे देखिए, इन मॉडर्न हिंदू लॉ मैरिज हैज बिकम मोनोगेमस। ठीक है, आज जब हम मॉडर्न हिंदू लॉ, देखो कितनी अच्छे से इसने लिखा है HPGS ने, मॉडर्न हिंदू लॉ। देखो अब कई लोग क्या करते हैं पता है आप सभी को, ऐसे बोलते हैं कि हमारे में तो एक शादी होती है, मुस्लिमों में तो 4 शादियां होती हैं। अरे भाई, आपने कहानी नहीं सुनी? एक समय की बात है, एक राजा थे और उनकी 100 रानियां थी, या उनकी 1000 रानियां थी। तो ये जो 1 से 1000, 1 के साथ 100, ये कॉन्सेप्ट है, ये एंशिएंट इंडिया से चलता आ रहा है, पूर्व बहुत पहले से ही। तो कहने का मतलब जो हमारे राजा महाराजा थे वो भी तो बहुत शादियां करते थे, तब आप नहीं कहोगे। तो अरे अभी मुस्लिमों में 4 शादी हो रही तो कौन सी बड़ी बात है, ये तो बहुत लिमिटेड है, ये तो बहुत पीछे है, इसमें क्या दिक्कत, मुस्लिम्स बहुत पीछे हैं, हिंदू तो बहुत आगे थे। पॉइंट को समझो, कभी भी हमको ऐसे नहीं भी बोलना चाहिए इनके 4 है। देखिए सब में इंप्रूवमेंट आ रहा है, हर धर्म में। तो धीरे धीरे देखो, अभी हिंदू में भी 1 हो गया, मुस्लिमों में भी देखो पहले 7 थी, 8 थी, अब देखो 4 पे आए हैं, धीरे धीरे अब 3 पे आएंगे, 2 पे आएंगे, 1 पे आएंगे। तो ये जो तराजू है धीरे धीरे आएगा। तो कुल मिला के मॉडर्न हिंदू लॉ में बोला गया मोनोगेमस मैरिज होगी। मतलब मोनोगेमस का मतलब क्या होता है, एक पति और एक पत्नी, बस एक की शादी हो सकती है। जिस पति की पहले से एक पत्नी हो, वो दोबारा से शादी किसी और उसके जीवित रहते नहीं कर सकता। तो लास्ट में दूंगा रश्मि जी। तो मॉडर्न हिंदू मैरिज में शादी मोनोगेमस होगी। और मोनोगेमस के लिए क्वेश्चन पूछा गया था BJS 2016 में, बिहार जुडिशियल सर्विस में, कि सेक्शन 5 का एक क्लॉज है दोस्तों 1, उसमें किसकी बात कही गई है, उसमें मोनोगेमी की बात की गई है। एकल विवाह कहते हैं इसको, एकल विवाह। द्विविवाह पर रोक लगा हुआ है। द्विविवाह जो होता है दोस्तों उस पे मना है, एकल विवाह आप कर सकते हैं। अब आगे की बात करें, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अच्छा, टेलीग्राम का लिंक दे देता हूं आप सभी को, जब तक आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। लिंकिंग लॉस अनूप उपाध्याय के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, लिंकिंग लॉस अनूप सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है दोस्तों। अब सुनिए, कैन अ हिंदू मैरी सेकेंड टाइम। अब देखो एक्ट क्या कहता है कि मोनोगेमी ही अलाउड है, बिगेमी अलाउड नहीं है, द्विविवाह अलाउड नहीं है, 3 शादियां अलाउड नहीं है। लेकिन अगर पहलकी वाली कह दे कि कोई बात नहीं, तू मेरा पति है यार, तूने मेरा इतना शादी है, एक और कर ले शादी, जा जी ले अपनी जिंदगी, तुझे वही पसंद है, मेरे अलावा तुझे एक और पसंद है, जा कर ले। तो अगर पहली पत्नी रिटर्न कंसेंट दे दे कि जा जी ले अपनी जिंदगी, तू कर ले एक और शादी, तो क्या वह दूसरी शादी कर सकता है? यस और नो, जल्दी बताएं। कई बार ऐसा होता है। अभी वो कौन सा स्टूडेंट नहीं मुझे बताया था, अरमान नाम का वो था, उसने 2 महिलाओं से शादी करी, वो एक्सेप्शनल केस है। पनिशमेंट तो दूर की बात है, शादी कर सकता है या नहीं कर सकता है अगर पत्नी ने रिटर्न कंसेंट दे दी? नहीं, नो। कैन अ हिंदू मैरी सेकेंड टाइम ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न कंसेंट ऑफ हिज फर्स्ट वाइफ? नो, ही कैन नॉट मैरी। पत्नी अगर हां भी कह दे, अगर पत्नी ना भी कह दे, पत्नी से कानून नहीं चलता, पत्नी से घर चलता है। पत्नी का राज पति के ऊपर चल सकता है, कानून के ऊपर तो पत्नी भी नहीं है, पत्नी वो अपने घर में है। लेकिन इसी बेस पर पत्नी की बात को कानून ने कहा खामोश, तुम कौन होती हो कहने वाली कि तुम दूसरे शादी करो। हिंदू मैरिज एक्ट कहता है जब तक महिला जीवित है तब तक पति तुम्हारा शादी नहीं कर सकता, तुम्हारे पति को दूसरी शादी करवानी है तो तुम्हें मरना पड़ेगा। चलिए, मरना जरूरी नहीं है, डिवोर्स लो। अब आगे की बात, अब इसके बाद देखिए, यहीं तक चलते हैं। एक पॉइंट, एक चार्ट को मैं आप सभी के लिए लेके आ रहा हूं, उस चार्ट को पहले मैं पढ़ा देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट? अरे बोलो ना भाई, फिर उसके बाद क्वेश्चंस को करेंगे। देखो तो कितनी मेहनत करी है मैंने, मुझे पढ़ाना है
सिर्फ तेरे लिए। चलो, सेक्शन 5 के अंदर कंडीशंस ऑफ फॉर अ वैलिड मैरिज। अगर आप एक वैलिड मैरिज करना चाह रहे हैं दोस्तों, खींच लो इसकी इमेज अपने दिमाग में। ये पूरा चार्ट आपको बना के आना होता है एग्जाम में, और फिक्स है यहां से एक प्रश्न आएगा। तो पहला पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, मोनोगेमी होना चाहिए। पहली शर्त ये कह रहा है कि जो आप वैध विवाह कहते हैं इसको, वैध विवाह की आवश्यक शर्तें। अगर आप वैध विवाह करना चाह रहे हैं तो आपका पहला शर्त यह है कि आपकी मोनोगेमी होनी चाहिए, मतलब पति पत्नी दोनों अविवाहित होने चाहिए, या विवाहित हैं तो पत्नी मर गई हो या तलाक हो गया हो। मतलब सिंगल व्यक्तियों का, सिंगल, ये भी सिंगल वो भी सिंगल, तभी आपकी शादी हो सकती है, पहली शर्त। दूसरी शर्त में देखिएगा दोस्तों क्या कह रहा है ये, दूसरा शर्त ये कह रहा है कि दोनों की स्वतंत्र सम्मति, फ्री कंसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उस लड़की के भाई को किडनैप करवा दिए हो कि चल तू अब शादी कर, कैसे नहीं करेगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि फ्री कंसेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम कह सकते हैं स्वतंत्र सम्मति। अब स्वतंत्र सम्मति कब मानी जाएगी? पहला, वो साउंड माइंड का व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, नो इंसैनिटी, उसके अंदर इंसैनिटी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर कोई व्यक्ति साउंड माइंड का है, वो पागल नहीं है, तो फ्री कंसेंट माना जाए। मतलब अगर लड़की पागल है, वो माना कि वो आपको पागल बाद में बनाएगी, लेकिन पहली ये शर्त है कि लड़की या लड़का पागल नहीं होना चाहिए। तो अगर लड़की साउंड माइंड की है तो आप शादी कर सकते हो। अगर नो इंसैनिटी, दोनों में इंसैनिटी नहीं है, पागलपन नहीं है, तो आप शादी कर सकते हो, वैलिड मैरिज कहलाएगा। मेंटली फिट है दोनों हस्बैंड वाइफ, लड़का और लड़की दोनों मेंटली फिट हैं, तो आप शादी कर सकते हैं। इसके अंदर आएगा नो मेंटल डिसऑर्डर, मतलब लड़के और लड़की में कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होना चाहिए। यहीं पर अगर लड़की जो है वो गड़बड़ है, मेंटली अनफिट है, तो वह शादी वॉइड मैरिज में चली जाएगी। तीसरा पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। तीसरी शर्त को पढ़ेंगे तो आपको एक कहानी जरूर आती है याद। एज का मतलब होता है उनकी उम्र। लड़का जो है मेल कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज, और फीमेल जो है वो कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। कहने का मतलब अगर हम इसको पढ़ेंगे तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों, कई बार आप लोगों ने टैक्सी के पीछे कहीं ना कहीं एक लाइन जरूर पढ़ी है जिसमें लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि 18 री छोरी 21 रो मोटियार, तभी होना शादी के लिए तैयार। कहने का मतलब इस लाइन को अगर टैक्सी वाले लिखना चाहें तो उनको मेरी तरफ से एक सलाह है, इतनी बड़ी लाइन ना लिख के आप सीधा लिखिए सेक्शन 5 का क्लॉज 3, बस इसका ही मतलब यही है। देख लीजिए कि जब 18 की होगी फीमेल छोरी और 21 मोटियार का मतलब मोटा यार नहीं, मतलब हस्बैंड होने वाला, तो 21 का हो जाए तो आप शादी के लिए कर सकते हो। तो अगर दोनों एज आपके कंप्लीट होते हैं 18 और 21, तो आपकी शादी वैलिड मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी तरह से चौथे पॉइंट की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। देखिए चौथे और पांचवें पॉइंट को अभी आप सुन लीजिए, इनको हम बाद में आपको समझाएंगे। बस इतना आप याद रखिएगा कि अगर जो लड़के और लड़की हैं वो दोनों 3G में और 3F में नहीं आने चाहिए। अब 3G क्या कहता है? 3G कहता है नॉट इन डेरोगेशन ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। मतलब सेक्शन 3 का क्लॉज G जो होता है वो कहता है नॉट इन डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। मतलब अब ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री कौन सी हो गई? अरे होती है, मैं बताऊं क्या आपको। जैसे अगर मेल की बात करें तो मेल की 5 पीढ़ी ये प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप होता है, और मदर की बात करें फीमेल की तो यहां पर आएगा आपकी 3 पीढ़ी। मतलब मेल की 5 पीढ़ी और फीमेल की 3 पीढ़ी में आपस में शादी नहीं हो सकती। ये कहता है तुम हिंदू हो, ये पीढ़ी के अंदर शादी करोगे तो तुम्हारी शादी वैलिड मैरिज में नहीं आएगी। फिर भी अगर शादी हो रही है और ये और चीजें चल भी रही हैं, लेकिन हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग वैलिड मैरिज में नहीं आएगा। उनके बीच में जनरेशन गैप देखना पड़ेगा।
अब देखो, नो सपिंडा रिलेशनशिप, 3F कहता है कि जो शादियां हो रही एक पिंड में नहीं होनी चाहिए। अगर एक पिंड के अंदर शादी कर ली तो वो शादी जय हो, वैलिड मैरिज नहीं रहेगी। तो ये था मेरा मामला। अब देखो, हाँ कुछ क्वेश्चंस आपके हैं क्या, देख लेता हूं। स्लाइड मिल पर पास दिया जाएगा। सर आप बहुत क्वेश्चन से पढ़ाते हो। ठीक है प्रीति जी, थैंक यू सो मच। हाँ यस, सभी लोग सही हैं। अब देखिए मेरी बात को सुनिए, जब आप सेक्शन 5 मैंने आप सभी को पढ़ा दिया, क्लियर समझ में आया। अब सेक्शन 5 को अगर आपको समझना है तो आपको सिर्फ सेक्शन 5 पढ़ के आंखें बंद करके अगर सो जाओगे तो मजा नहीं आएगा। सेक्शन 5 को रीड विद सेक्शन 11, 12, 17, 18, मतलब सेक्शन 5 की पूर्ति सेक्शन 11 से, 12 से, 17 से, 18 से होगी। पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ सेक्शन 5, ठीक है, धारा 5 के उल्लंघन का दंड। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपने इन सभी नियमों का उल्लंघन कर दिया तो आपका हाल चाल लिया जाएगा, आपको दंड दिया जाएगा। जैसे आप 21 वर्ष के नहीं थे, आपने 19 वर्ष के थे, लड़की 16 वर्ष की थी। वो फिल्मों में ही गाना चलता है कि 16 वर्ष की और 17 वर्ष की, बाकी वो वैलिड नहीं है। उन सॉन्ग्स के ऊपर एक रिट डालिए आप लोग, जनहित याचिका PIL ठोकिए कि इन गानों पर रोक लगाइए, क्योंकि महिलाएं जो है 16 साल, 15 साल, 17 साल में प्रेरित हो रही है शादी के लिए इन गानों को सुनकर। लेकिन उन गानों पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। इस पे आप सभी जो एडवोकेट्स हैं वो लोग इस पे गौर फरमाइएगा। हाँ, तो जो फीमेल है अगर वो 18 से नीचे हो, मेल 21 से नीचे का शादी कर लेते हैं, तो क्या ये वायलेशन धारा 5 के उल्लंघन है? यस। अगर कोई धारा 5 का वायलेशन करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। चलिए तो जरा हम देखते हैं कि धारा 5 के वायलेशन का, अरे डर तो नहीं रहे हो चार्ट देख के? चार्ट देख के डर तो नहीं लग रहा है भाई? लगेगा भी नहीं, क्योंकि इससे तो आपका सॉल्यूशन अच्छा मिल रहा है, आपको अच्छे से समझ में आएगा। सुनो, वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन। 5 के क्लॉज 1 में एक बात बोली गई कि भैया तुझे एक ही शादी करनी है, द्विविवाह अलाउड नहीं है। लेकिन अगर आपने पहला शर्त का उल्लंघन किया, समझ में आ रही बात? अगर आपने मोनोगेमी का उल्लंघन किया, मतलब आपको एक ही शादी करनी थी, तुमने 2-2 कर ली, तो तुम्हें दंड मिलेगा, तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, तुम्हें दंड मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। कैसे? एक सेक्शन 11 के अंदर पनिशमेंट मिलेगा, एक सेक्शन 17 के अंदर आपको पनिशमेंट मिलेगा। दोस्तों कैसे? सेक्शन 11 के अंदर पहले तो तुम्हारी शादी की ऐसी तैसी करेंगे, मतलब तुम्हारा विवाह शून्य विवाह कहलाएगा। तुम्हारी जो शादी है ना वो शून्य कहलाएगी। आज से तुम्हारी शादी क्या हो गई? शून्य। और सेक्शन 17 ये कहता है कि आपने मोनोगेमी करी है, मोनोगेमी नहीं करी मतलब आपने बिगेमी करी है, आपने द्विविवाह किया है। बिगेमी मतलब ये प्रति क्यों लिखा है? द्विविवाह किया है आपने, मतलब 2 शादी आपने की है, तो आपको दंड मिलेगा 17 के अंदर। अब हम बाद में ये पढ़ेंगे कि 11 और 17 में क्या दंड है, कैसे, फ्यूचर की बात है। बस आपका दिमाग कनेक्ट होना चाहिए कि सेक्शन 5 के 1 का कोई उल्लंघन करेगा, 11 और 17 को माइंड में फिट रखना है दोस्त। 11 में तुझे दंड मिलेगा, वॉइड मैरिज हो जाएगी, और हाँ 17 में तेरे को बिगेमी का पनिशमेंट मिलेगा। अब सुनो, 5 का जो क्लॉज 2 है दोस्तों, वो क्या कहता है? वो कहता है फ्री कंसेंट की बात। फ्री कंसेंट अभी मैंने बताया, इसको बोलते हैं स्वतंत्र सम्मति। क्या बोलते हैं? स्वतंत्र सम्मति। अगर आपने मेंटल डिसऑर्डर कर लिया, मतलब आपने जिसे शादी करी मेंटल डिसऑर्डर है, तो आपको दंड मिलेगा, आप पनिशेबल होंगे सेक्शन 12 के अंदर, क्योंकि आपकी शादी शून्य करणीय हो जाएगी, वॉइडेबल हो जाएगी। यहां करता है तो वॉइड है। अब बताओ आप, ये वॉइडेबल क्यों होगा? कोई बता सकता है क्या? ये शून्य करणीय होगा। कहां लिखूं भाई? यहां लिख देता हूं, शून्य करणीय। अरे यार, शून्य करणीय हो जाएगा। अच्छा मेरी बात को सुनना एक बार। हाँ, मैं ये बोल रहा हूं आप सभी लोगों से कि 1 का उल्लंघन किया तो वॉइड होगा, बधाई हो।
दो का उल्लंघन किया तो वॉइडेबल होगा। लेकिन क्यों वॉइडेबल होगा? अच्छा, वॉइडेबल के सुनने से पहले बिगेमी का जो संबंध है आईपीसी के 494 और 495 से है, तो आज घर पे जाके आज पढ़ के आएंगे 495 क्या होगा, 494 क्या होगा। ठीक है, अब देखना, मेरी बात को सुनिए, ये वॉइडेबल क्यों है? मेंटल डिसऑर्डर, अगर आपने किसी लड़की से शादी कर तो पागल आपको बाद में बनाएगी। आई मीन टू से बाद में आपकी थोड़ी बहुत होगी, जो कुछ भी होगी। लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं कि अगर आपने शादी कर ली और शादी के बाद जब आपने घूंघट उठाया तब पता चलता है कि ये तो पागल है, आप पे क्या बीतेगी वो बात की बात है। लेकिन आपने जब अगले दिन मिले उससे, जब गए तो पता चलता है अरे ये तो पागल है, वो तो पहले ही अपने पूरे बाल खोल के यूं यूं कर रही है, आप तो पागल, अब पागल लड़की से विवाह किया। तो वो शादी जब पागलपन नहीं दिखा उसके पहले तक तो वैलिड थी। जब पता चला इन फ्यूचर कि अरे ये लड़की पागल है, तब बाद में जाकर वह वैलिड मैरिज वॉइडेबल में कन्वर्ट होगी। शुरू से हमें पता नहीं था, नहीं तो वॉइड हो जाता, बाद में पता चला ये तो पागल है। गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए इसने वॉइडेबल पॉइंट यूज किया। अच्छा, वेरी गुड पॉइंट। हाँ, वेरी गुड मुस्कान, इन्होंने भी अच्छा बात बोला। जैसे आफ्टर मैरिज जो आपके सेक्सुअल रिलेशंस होते हैं, बाद में पता चलता है, लड़की को पता चला बाद में कि ये तो लड़का इंपॉर्टेंट है, नपुंसक है, ये तो कोई काम का नहीं है। तब उस सिचुएशन में क्या होगा? तब वो लड़की बाद में, भाई इसके साथ नहीं रहना, इसके साथ नहीं रहना। क्यों? अरे सोचो वो मना क्यों कर रही है। यही सिर्फ रीजन नहीं होता है कि उसे सेक्सुअल रिलेशंस मेंटेन करें। नो, अगर किसी को मां बनना है, उसकी मां बनने की इच्छा वो भी पूरी नहीं होगी, वंश नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसको भी सोचो, इसलिए वॉइडेबल हो जाएगा। फिर 5 का क्लॉज 3, ये तो याद हो गया होगा ना आपको, 18 री छोरी 21 रा मोटियार, तभी होना शादी वास्ते तैयार, हमारे राजस्थान में यही कहते हैं। हाँ, अब देखिएगा मैम, एज की बात करें, इसकी एज क्या होगी? अगर आपने एज को नहीं फॉलो किया तो आपको तो भी दंड मिलेगा सेक्शन 18 में। मान लीजिए आप लड़की 17 साल, लड़का 15 ही साल का हुआ, तो पनिशमेंट में आ जाओगे। कितना पनिशमेंट मिलेगा? रिगरस इंप्रिजनमेंट, अधिकतम 2 साल, या फिर जुर्माना लगेगा मैक्सिमम 1 लाख रुपए, या फिर दोनों। बोलो समझ में आया क्या? मतलब अगर आपने उम्र का उल्लंघन किया है तो आपको सेक्शन 18 में दंड मिलेगा, जो रिगरस इंप्रिजनमेंट होगा मैक्सिमम 2 ईयर का, और फाइन मिलेगा मैक्सिमम 1 लाख रुपए का, या दोनों। और दोनों पागल हुए तो मैरिज क्या होगा, है ना? कितना सोच सोच के आते हो आप लोग कि सर दोनों पागल हो गए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आए, प्लस कोर्स में बहुत क्वेश्चन आए थे आपके, तो फिर भी ठीक है यार। प्लस कोर्स में सोचते पैसा दिया है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन सबका आंसर है हमारे पास। देखिए मेरी बात को समझिएगा, ग्राउंड क्या कह रहा है? ये नहीं कह रहा एक पार्टी पागल हो, चाहे कोई भी पार्टी पागल हो भाई, कोई भी ग्राउंड पर आप डिवोर्स लेंगे वो वॉइडेबल ही होगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं लिखा एक पार्टी पागल हो दूसरी सही हो। इट इज नॉट रिटन इन द बेयर एक्ट। ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल डिसऑर्डर एनी पार्टी कैन अप्लाई। अब दोनों पागल होंगे तो बताओ शादी के बाद कहां जाएंगे? उनको क्या पता चलेगा कोर्ट है? वो तो दोनों खेलेंगे आपस में, ये तू भी पागल मैं भी पागल, चल खेलते हैं जी। समझो बात को यार, क्वेश्चन कैसे लाते हो। आगे की बात करते हैं, 5 के क्लॉज 4 में चलते हैं। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, या 5 की क्लॉज 5 की अगर बात करते हैं, सपिंडा रिलेशनशिप में अगर आप शादी करते हैं 3G या 3F में, तो इनको भी दंड मिलेगा, तुमको भी दंड मिलेगा। वो कहां मिलेगा? सेक्शन 8 के क्लॉज बी में। ये दोनों चार्ट आज याद करके आओगे, आपको कसम है। किसकी? इस चार्ट की। देखो अगर आप 3G और 3F का उल्लंघन करते हैं तो भी आपको दंड मिलेगा, लेकिन जो दंड मिलेगा वो कितना मिलेगा 8B का? वो आपको मिलेगा मैक्सिमम 1 महीना या मैक्सिमम 1000 रुपए, या दोनों। तो 1 महीना या 1000 या दोनों, 1 महीना 1000 या दोनों। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये था पूरा उल्लंघन का चार्ट। आई होप दिस इज वेरी गुड, दिस इज वेरी गुड एंड वेरी इफेक्टिव फॉर यू। अब आगे की बात कर लेते हैं, याद रह जाएगा ना? हाँ, अब एक क्वेश्चन है दोस्तों, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। 5 मिनट की क्लास है, जल्दी करिए, सब लोग का सोने का समय हो गया, जल्दी करो। अ मैरिज बिटवीन अ हिंदू बॉय, अगर एक हिंदू बॉय की शादी होती है,
अगर एक हिंदू बॉय की शादी होती है एज्ड 23 ईयर्स एंड अ हिंदू गर्ल एज 19 ईयर्स, बोथ ऑफ द सेम गोत्र, लेकिन दोनों एक ही गोत्र में शादी करते हैं, दोनों का गोत्र एक है, तो यह शादी वैलिड होगी कि वॉइड होगी? जल्दी बताना भाई। हाँ, ये क्वेश्चन आपके जुडिशरी का प्रश्न पूछ रहा हूं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन मजाक मस्ती में नहीं कराता हूं दोस्तों। हर एलिमेंट, हर कंटेंट के पीछे मेरे 5-5 घंटे लगते हैं कि 20 साल के पेपर देखो, 20 साल में 5 साल पे फोकस करो। 28 राज्यों में से 8 हिंदी भाषी प्रदेश है, 8 हिंदी भाषी प्रदेश के मेंस और प्री के पेपर देखो। इसीलिए मैं टारगेट बेस पढ़ाता हूं और फिक्स है एग्जाम में आता है, याद रखना, और आएगा भी। चलिए अब आगे की बात कर लेते हैं कि अगर हिंदू बॉय 23 साल का है, हिंदू लड़की 19 साल की है, तो एज का तो कोई क्राइटेरिया नहीं, एज का तो क्राइटेरिया फुलफिल है, लेकिन दोनों एक ही गोत्र के हैं, तो यह शादी क्या होगी? तो यह शादी आपकी वैलिड शादी कहलाएगी। एक गोत्र में कभी भी शादी होगी तो शादी आप वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गोत्र कोई भी एक एसेंशियल पॉइंट नहीं माना गया है। सेक्शन 11 के वॉइड में भी 12 में भी देख सकते हैं आप जाके। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप एक गोत्र में शादी करते हैं, शादी तो वैलिड है बट वॉइड में नहीं आएगी। रुकिएगा, चलिए 12-1 को मैं बाद में डील करूंगा, 12-1 मैंने नहीं पढ़ाया अभी। ओके, तो ये था मेरी तरफ से थोड़े बहुत पॉइंट्स। अब इसके लास्ट पॉइंट्स कुछ कवर कर लेते हैं जो बचे हुए हों सेक्शन 5 के, ताकि हम कल से एक नया पॉइंट लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत हो पाऊं। कल हम लोग डेफिनेशन पोर्शन को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। द मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन, चलिए द मैरिज, हाँ क्या कंफ्यूज हुए, गोत्र है ना, गोत्र को किसी भी बेयर एक्ट में, हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के बेयर एक्ट के अंदर गोत्र को शादी को वॉइड डिक्लेयर करने का, वॉइडेबल डिक्लेयर करने का ग्राउंड नहीं माना गया है। आप जब सेक्शन 11 सेक्शन 12 को जाके पढ़ेंगे तो वहां पर सपिंडा और ये सब मिला है, वॉइड होने का गोत्र को लेकर कोई पॉइंट नहीं मिला है। गेटिंग माय पॉइंट? आइए इस प्रश्न पर चलते हैं। यूपीएचजीएस 2009 का ये सवाल था। देखो दोस्तों, द मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन 2 हिंदू इफ ब्राइड ग्रूम कंप्लीट्स द एज ऑफ 21 ईयर्स एंड द ब्राइड कंप्लीट्स 18 ईयर्स। क्या मतलब रहा कि मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड बिटवीन 2 हिंदू, 2 हिंदुओं के बीच मैरिज हो सकती है अगर ब्राइड ग्रूम कितना एज कंप्लीट करे, 21 ईयर, एंड ब्राइड जो है कितना कंप्लीट करे, 18 ईयर्स। आगे चलिए, बस नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं ऐसे। व्हेन द एज ऑफ अ हिंदू गर्ल एट द टाइम ऑफ मैरिज अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इज लेस देन 18 ईयर्स। तो याद रखिएगा, अगर लड़की की उम्र 16 साल है, लड़की शादी कर लेती है दोस्तों, लड़की की उम्र 16 साल है, लड़की शादी कर लेती है, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैरिज आपकी वैलिड है, बधाई हो, बट इट विल बी पनिशेबल। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर लड़की मान लो 17 साल की शादी कर ली, मैच्योर है, लेकिन लड़की मैच्योर है, तो मेरा कहने का मतलब है कि यह प्लीज वेट, हाँ, अगर मैरिज कर ली इस लड़की ने, 18 साल से कम एज की है, तो यह वैलिड होगा, बट इट विल बी अ पनिशेबल ऑफेंस। ये क्या होगा? एक पनिशेबल ऑफेंस होगा, दंडनीय अपराध होगा। ये उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस 2012 का प्रश्न था। ऑप्शन से बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट वैलिड है, बट दंडनीय है। अच्छा, एक चार्ट मैंने इसी क्वेश्चन से बनाया है, इसी को जोड़ते हुए मैंने एक चार्ट बनाया, इसको ध्यान से देखिए। मैरिज इज नॉट वैलिड, यह मैरिज क्या, ना तो ये वैलिड होगी, ना ही ये इनवैलिड होगी, ना ही ये इलीगल होगी। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? इस चार्ट को आज आपको ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट क्लास में यही चार्ट मैं वापस लेके आपके सामने आऊंगा। इससे कनेक्ट करके इस स्टेटमेंट को जोड़िएगा। 3 स्टेटमेंट मैंने लिखे हैं, 1 2 3, तीनों स्टेटमेंट क्या सही है क्या नहीं है, आप मुझे बताइएगा, फिर मैं आगे बात करूंगा आपसे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखता हूं, एंड कोई क्वेश्चन रह गया है क्या?
हाँ, एक क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूं, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, इफ द एज ऑफ पार्टीज इज अबोव 18 ईयर्स, अगर पक्षकारों की एज देखी जाए वह 18 वर्ष से ऊपर है एंड बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज, तो यह शादी वैलिड होगी कि वॉइड होगी? जल्दी बताएं। टू सी दोबारा समझा दो। ठीक है, अभी समझाता हूं लास्ट में। इफ द एज ऑफ पार्टीज इज अबोव 18 ईयर्स, पक्षकारों की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है एंड बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज। या गुड इवनिंग रूपाली। मेरा ये शर्त बताइए कि यह शर्त क्या फुलफिल हो रही है? शर्त की बात कर रहा हूं, शादी छोड़ो, कि जो ये शर्त है क्या फुलफिल हो रही है एज वाली? नहीं। नॉट अ वैलिड कंडीशन फॉर मैरिज। देखो, जैसा कि आपने पढ़ा, मेल और फीमेल की बात करते हैं, मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूं, वैलिड वॉइड उसको छोड़ दीजिए एक बार, मैं कंडीशन की बात कर रहा हूं। मेल और फीमेल की, मेल की जो एज होती है 18 से, फीमेल की, ये थोड़ा सा आपका चार्ट बिगड़ गया योग, चलो मैं इसको चार्ट को बना देता हूं इसके नीचे, प्लीज वेट। चलिए मैं आप सभी को बता देता हूं, देखो क्या लिखा है, इफ द एज ऑफ पार्टीज इज अबोव 18 ईयर्स, तो पक्षकारों की उम्र 18 वर्ष से ऊपर है एंड बिलो 21 ईयर्स ऑफ एज। तो भाई 18 से ऊपर कह रहा है और 21 से नीचे कह रहा है, लेकिन अगर 21 से नीचे हो गया और यहां पर मेल हो गया तो बताओ क्या यह शादी की वैलिड शर्त है क्या? अब बताओ, मतलब यह जो शर्त है कि पक्षकारों का उम्र 18 वर्ष से ठीक हो, तो यह 18 वर्ष मेल और फीमेल दोनों पे लागू हो गया, ठीक है। लेकिन बिलो 21 ईयर का जो शर्त है, अब 21 साल वाला शर्त मेल के लिए तो गड़बड़ हो गया, तो यह एक वैलिड शर्त नहीं है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, यह प्री का प्रश्न था। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने देखा 18 वर्ष और 21 वर्ष, उन्होंने बेचारों ने वैलिड लिख के आ गए। इट इज अ वैलिड कंडीशन। यह कंडीशन किसी भी शर्त, मैं शादी की बात नहीं कर रहा हूं, शादी वॉइड है कि वैलिड है, मैं कंडीशन की बात कर रहा हूं। एक वैध शादी के लिए एक वैलिड कंडीशन है क्या कि दोनों पक्षकार 18 से ऊपर हो और 21 के नीचे हो? नो 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 नो, ये आपकी शर्त क्या है? 18 का वर्ष की फीमेल हो जानी चाहिए और 21 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए मेल का। अगर ये लाइन पढ़ते हैं तो ये वाला पॉइंट गड़बड़ हो जाता है, इसलिए यह वैलिड कंडीशन नहीं है। हाँ, मैरिज का सोच के आंसर नहीं देना है, कंडीशन मैं पूछ रहा हूं। कंडीशन इज नॉट वैलिड। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो चलिए अब इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूं। कल आपकी क्लास वापस से पार्ट 2 रहने वाली हिंदू मैरिज एक्ट की, ये पूरा रिवीजन करके आइएगा। अगर रिवीजन करके नहीं आएंगे ना, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता आपका। कल मैं डेफिनेशन पोर्शन भी थोड़ा समझा दूंगा, सेक्शन 3 समझा दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा दोस्तों। चलिए, तो आपको कुछ इंफॉर्मेशन बता देता हूं, उसको भी आप लोग सुन लीजिएगा। हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट का पार्ट 2 कल 11 मई को रात को, थैंक यू लाडली जी, कल रात को 8 बजे वापस मिलूंगा और कल लंबी क्लास लूंगा 1.5 घंटे की, ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको चीजें दे सकूं कम समय में। और ठीक है, और आप प्रिपरेशंस कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशंस हैं। एंड लिंकिंग रेगुलर बैच कल 5-3 पढ़ा दूंगा ना, बस करते हैं, सब बुला रहे हैं मेरे को भी, ठीक है। अब चलिए, लिंकिंग रेगुलर बैच 2.0 चल रहा है जुडिशरी एग्जाम के लिए, जहां पर आप अनूप उपाध्याय जी पढ़ाएंगे आपको, इसको भी आप देख सकते हैं, 12 महीने कोर्स चल रहा है एंड 20% ऑफ चल रहा है, आप सब्सक्रिप्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार जुडिशरी सिमुलेटर मॉक टेस्ट चल रहा है आप सभी का, 1 लॉ + 1 जीके। अच्छा, बिहार के लिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, स्पेशल क्लासेस में लेके आऊं क्या, जरा बता देना। अगर स्पेशल क्लास की नीड हो तो बता देना, 1 महीना है, रोज एक क्लास रख दूंगा तो भी आपका अच्छा खासा तैयारी में करवा सकता हूं। तो अगर आपको नीड हो आप बताइएगा बिहार का, वरना 10 दिन बाद मेरा प्लान है, अभी से कहेंगे अभी से करा दूंगा,
499 का है, लिंकिंग कोड यूज कर सकते हैं। यूपी लोकल लॉस कोर्सेज विद इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज फॉर यूपी मेंस एग्जाम भी आ गया है आप सभी के लिए, लिंकिंग कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है, 4210 का है। जीएस महापैक फॉर ऑल जुडिशरी एग्जाम 100 आवर्स लाइव क्लासेस, 4 मंथ्स हिंदी क्लास नोट्स टिल इंटीग्रेटेड एमसीक्यूज, ये सभी रहेंगे जिसके अंदर आप सभी को हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक जीके, बेसिक साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें रहेंगी। 7999 लिंकिंग कोड यूज कर सकते हैं। एंड हिमाचल प्रदेश जुडिशियल प्रीलिम्स का भी एक बैच चल रहा है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दीज आर द रॉक स्टार्स जिन्होंने अपना जीवन को सफल बना लिया। एंड स्पेशल क्लास में आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लास, पोल्स, रेज हैंड, न्यूमिस क्लास, लेक्चर नोट्स, एनी टाइम एनीवेयर फैसिलिटीज मिलेंगी। हम बात करें प्लस सब्सक्रिप्शन की, 6, 12, 18, 24 मंथ्स के कोर्सेज हैं। आइकॉनिक की बात करें तो 6, 12, 24 मंथ्स के कोर्सेज है, लिंकिंग कोड आप यूज कर सकते हैं। प्लस में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है। आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन प्रोवाइड की जाती है। कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है भाई तो आप बग्स बाउंटी के माध्यम से रिपोर्ट कर सकते हैं। ये मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो कैसा लगा मेरा लेक्चर थोड़ा बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप मैं आप सभी की उम्मीदों पर खड़ा उतरा हूं। एंड कल फिर से मैं मिलूंगा हिंदू लॉ के पार्ट 2 के साथ, लाइव क्लास रहेगी आपकी। मिलते हैं रात को 8 बजे। सभी को मेरी तरफ से जय हिंद एंड जय भारत। थैंक यू।